Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Today we will learn diabetes mellitus. डायबिटीज़ मेलाइटस एक ग्रुप होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। हमें हाइपरग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज की मात्रा जो है यानी जो क्वांटिटी है ग्लूकोज की वो इंक्रीज हो जाती है। डायबिटीज़ मेलाइटस को हम डायग्नोज करते हैं विद ब्लड वैन ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम टू हाई। जब हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। इसमें हमारे क्या क्या फैक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे हाइपरग्लाइसीमिया में? इंसुलिन का सिक्रेशन रिड्यूस कर देंगे, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा और प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। यानी डायबिटीज़ यानी ग्लूकोज को हमें इंक्रीज करना है। यहाँ पे ग्लूकोज इंक्रीज हो रही है तो हम कैसे करेंगे? उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे, यूटिलाइजेशन कम कर देंगे और रिड्यूस कर देंगे हम इंसुलिन का सिक्रेशन। अब देखिए समझते हैं ये सिक्रेशन हमारी कैसे हेल्प करता है। इंसुलिन ब्लड है हमारा, सेल हैं जहाँ पे हमें ग्लूकोज को यूटिलाइज करना होता है। दो हार्मोन होते हैं हमारे, इंसुलिन और ग्लूकागन, जो कि पैनक्रियाज से निकलती हैं। अल्फ़ा और बीटा सेल्स होते हैं। जो पैनक्रियाज का जो बीटा सेल है वो इंसुलिन को सिक्रेट करता है और जो अल्फ़ा सेल होते हैं पैनक्रियाज के वे ग्लूकागन को रिलीज़ करते हैं। अब जो इंसुलिन होता है वो ब्लड से ग्लूकोज को उठाएगा और सेल्स को दे देगा। यानी ब्लड से ग्लूकोज का लेवल कम कर रहा है और ग्लूकागन क्या करेगा? सेल्स से उठा के ब्लड में लेके आ रहा है। यानी ये जो ग्लूकागन है ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि सेल से उठा के ब्लड में लेके आ रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ मील और एट द टाइम ऑफ फास्टिंग क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है मील लेते ही, क्योंकि इसमें क्या होगा? इंसुलिन सिक्रीट होता है। ग्लूकोज इंक्रीज हुआ तो इंसुलिन सिक्रीट होगा क्योंकि इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज का लेवल कम करेगा। ओके, अब यहाँ से क्या कर देगा? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब एट द टाइम ऑफ फास्टिंग क्या होता है कि हमने कुछ नहीं खाया अभी तो हमारा ब्लड ग्लूकोज जो है डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ग्लूकागन सिक्रीट होगा क्योंकि हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है, इसलिए ग्लूकागन क्या करता है? सेल से उठा के ग्लूकोज को ब्लड के पास लेके जाएगा। इस समझ में आया? अब अगर हमारा ग्लूकोज का लेवल कम है तो ग्लूकागन सिक्रीट होगा जिससे वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। इन डीएम पेशेंट यानी जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें क्या होगा? बॉडी हैज़ ट्रबल इन मूविंग ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू सेल्स। ऑब्वियसली ब्लड से सेल्स में नहीं जाएगा क्योंकि ब्लड में तो ज़्यादा हो रहा है ना, ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि ब्लड से उठ के वो सेल्स के पास नहीं जा रहा, वो कंज्यूम नहीं हो रहा बॉडी में। तो हम देखते हैं इसके क्या क्या कारण हैं। इंक्रीज हो रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं और डिक्रीज हो रहा है ग्लूकोज में इन सेल्स। यानी यहाँ पे क्या होगा? ब्लड में तो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है लेकिन जो बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें ग्लूकोज है ही नहीं, यूटिलाइज हो ही नहीं रहा। यही तो हमारी प्रॉब्लम होती है डायबिटीज़ में। आगे क्या है? क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया मे कॉज सेकेंडरी डैमेज इन ऑर्गन्स। अब जो डायबिटीज़ है, जो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रखा है हमारे ब्लड में, उससे हमारे जो अदर ऑर्गन हैं जैसे ब्रेन है, किडनी है, हार्ट है, उससे डैमेज हो सकता है। सेल्स स्टार्व फॉर एनर्जी डिस्पाइट हैविंग ग्लूकोज राइट ऑन डोर स्टॉप। यानी हमारे इसे कहना क्या चाहता है कि सेल के पास ग्लूकोज है ही नहीं लेकिन हमारे ब्लड में तो ग्लूकोज भर भर के पड़ी है भाई। अब ये सेल जो है स्टार्व कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं फॉर एनर्जी डिस्पाइट हैविंग ग्लूकोज। ब्लड में ग्लूकोज है बट सेल के पास नहीं है क्योंकि यूटिलाइज नहीं हो रहा, इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा। इंसुलिन ही तो हमारा ब्लड से ग्लूकोज सेल्स तक लेके जाएगा ग्लूकोज को। ओके, अब इसमें आगे क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 होता है और टाइप 2। दो टाइप होते हैं इसके, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो होता है 10% केसेस में होता है डायबिटीज़ मेलाइटस के और टाइप 2 90% केसेस में होता है। 10% यानी जो टाइप 1 है जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ अक्कर इन यंगर एज। यानी
13 साल की उम्र में, उससे कम उम्र में हमारा डायबिटीज़ हो जाता है इसमें। और आगे क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डीएम, ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है बिकॉज दिस पेशेंट हैव एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर इंसुलिन रिप्लेसमेंट एज ट्रीटमेंट। इनमें क्या होता है कि इंसुलिन नहीं होता, इसलिए हम उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाएंगे तो वो ठीक हो सकता है पेशेंट, उसको हमें टाइम टू टाइम इंसुलिन थेरेपी देनी होती है। अब टाइप 2 में क्या है, यहाँ पे मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस है, मेच्योरिटी में होगा ये, यानी 30 साल की उम्र में, 40-50 इस एज में हमारा टाइप 2 होता है। ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, इसमें क्या होता है, ये इस पे इंसुलिन में कोई कमी नहीं होती, ठीक है। इंसुलिन तो हमारा प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है, भर भर के हमारा प्रेजेंट होता है इंसुलिन तो इसलिए हमें इंसुलिन देने की तो कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बोला है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। वो पेशेंट इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है, उसको इंजेक्शन नहीं देने पड़ेंगे। तो फिर यहाँ पे कमी क्या होगी कि इंसुलिन तो है बट वो फंक्शनल नहीं है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। अब हम देखते हैं इंसुलिन रेगुलेशन क्या होता है। इंसुलिन रेगुलेशन में क्या होगा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड it pathogenesis of diabetes mellitus, it is essential to first recall physiology of normal insulin synthesis and secretion। यानी हमें इसकी पैथोजेनेसिस को समझने के लिए मेलाइटिस की इसके इंसुलिन के सिंथेसिस और सिक्रेशन को समझना पड़ेगा। पहला क्या है, इंसुलिन सिंथेसिस है, इंसुलिन रिलीज होगा, ठीक है, फिर इंसुलिन एक्ट करेगा। पहले सिंथेसिस हो रहा है, बन रहा है, फिर सिक्रीट हो रहा है यानी रिलीज हो रहा है, हो गया रिलीज। अब आगे एक्शन भी तो करना है इंसुलिन ने। तो अब आगे हमें यहाँ पे क्या दिखा रखा है इस डायग्राम में, ये हमारी गट है, ग्लूकोज पड़ी है हमारी रेड कलर की गट में, खाना खाया ग्लूकोज आया, ओके, तो एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज चला गया, ओके। अभी हमने ये सेल्स तक पहुँचानी है, जो भी हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स होती हैं उन तक एनर्जी पहुंचानी है, ओके, ये एनर्जी है, ग्लूकोज पड़ा है। अब ये जैसे हमारा लीवर हो गया, मसल्स हो गए, टिश्यू हो गया, एडिपोज टिश्यू, इन सब तक एनर्जी जाएगी, ओके। ग्लूकोज पड़ी है ब्लड में, अब जाएगी इनके पास। तो यहाँ पे लीवर जो है, लीवर हमारा जो ग्लूकोज के लिए रिसेप्टर है ना, ग्लूकोज सेल में एंटर करेगी उसके लिए रिसेप्टर होता है, वो होता है GLUT4, ओके। अभी यहाँ पे जो रेड वाला है ना, ये ग्लूकोज है हमारा, रेड वाला जो डॉट है ये ग्लूकोज है। अब ये इसके अंदर नहीं जा रहा क्योंकि इंसुलिन जो है यहाँ पे वो फंक्शनल नहीं है। जब ये इंसुलिन आएगा ये GLUT4 को बोलेगा भाई ग्लूकोज को अंदर ले ले, ग्लूकोज को अंदर ले ले, लेकिन इंसुलिन तो काम का ही नहीं है भाई, फंक्शनल ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ग्लूकोज भी है, रिसेप्टर भी है, लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर रहा, जिसके वजह से हमारे सेल के पास एनर्जी नहीं जाएगी और सेल विल बी स्टार्विंग फॉर ग्लूकोज और एनर्जी। ऐसे स्केलेटल मसल जो होती है, ऐसे ही एडिपोज टिश्यू होते हैं, ओके। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज है, बीटा सेल जो होता है पैनक्रियाज का, वो इंसुलिन का सिक्रेट करवाता है, इंसुलिन का सिक्रेशन होके फिर यहाँ पे ब्लड में जाता है, ये ब्लड में से फिर ग्लूकोज को ब्लड से ग्लूकोज यहाँ पैनक्रियाज से ब्लड में जाएगा और ब्लड से हमारा क्या होगा, अपने टारगेट सेल तक पहुँचता है ये, लेकिन ये काम का तो है ही नहीं, फंक्शनल तो है नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ओके। यहाँ पे जो रेड डॉट है वो ग्लूकोज को शो कर रही है और जो ब्लू है वो इंसुलिन को शो कर रही है। और इसमें यहाँ पे पैनक्रियाज के सेल है, बीटा सेल्स, उसमें बताया कि यहाँ से इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है, ओके। आ गया समझ में। एक बार और फिर मैं इसको क्या बता रही हूँ कि यहाँ पे जो हमारी गट है, यहाँ पे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद ग्लूकोज आया, ग्लूकोज के बाद वो ब्लड में चला गया, एब्जॉर्ब हो गया, फिर यहाँ से जो बीटा सेल होते हैं पैनक्रियाज के, उसने इंसुलिन सिक्रेट की, इंसुलिन सिक्रेशन के बाद वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करवाने की सोचेगा, लेकिन जो ग्लूकोज को सिक्रेट एब्जॉर्ब नहीं करवा पाएगा क्योंकि यहाँ पे जो इंसुलिन है वो फंक्शनल नहीं है, वो GLUT4 को बोल नहीं सकता कि आप ग्लूकोज को अंदर ले लो। आगे जो है ग्लूकोज स्टोर किस में होता है, ग्लूकोज स्टोर होगा इन लीवर यानी ग्लाइकोजन में, स्केलेटल मसल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा ग्लूकोज, और एडिपोज टिश्यू में फैटी एसिड की फॉर्म में स्टोर होता है। अब पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे हम टाइप 1 की। इसमें क्या बोल रहा है कि बॉडी कांट मेक इनफ इंसुलिन, बॉडी जो है इनफ इंसुलिन नहीं बना पा रही है, यानी बीटा सेल ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर रही हैं। टाइप 1 डिजीज इज एन ऑटोइम्यून डिजीज इन विच आइलेट डिस्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय
कोज्ड प्राइमरीली बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इसमें क्या बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो पैनक्रियाज के बीटा सेल है ना, हमारा जो ऑटो इम्यून होता है और जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो खुद के सेल को खाने लग जाता है, यानी जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है वो हमारी पैनक्रियाज के बीटा सेल के अगेंस्ट काम करेंगे, जिससे बीटा सेल्स क्या हो जाएंगे, हमारे डैमेज हो जाएंगे। अब डैमेज हो गए तो इंसुलिन आएगा नहीं, इसलिए हमें क्या बोल रहा है इसमें, कांट मेक इनफ इंसुलिन। बीटा सेल को तो खा गए सेल्स, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, तो इंसुलिन तो आएगा नहीं। तो इसमें फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ते हैं क्या लिख रखा है। टाइप 1 में क्या होगा, देयर इज जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी एंड इन्वायरमेंटल ट्रिगर, जिससे क्या होगा, सेल्फ लॉस होगा सेल्फ टॉलरेंस का, सेल्फ रिएक्टिव कोलोनल सेल टी सेल्स और नॉट किल्ड इन थाइमस। इसमें क्या बताया है कि जो टी सेल्स है ना, वे थाइमस जो सीक्रेट होते हैं वे बीटा सेल्स पे अटैक कर देंगे, और जिससे हमारा इंसुलिन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को कम करवाता था, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। अब हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन तो हमारा ख़त्म हो गया, जिससे क्या होगा, ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमें क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। ओके, आप पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 2 पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑन टारगेट ऑर्गन ड्यू टू जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, जिससे क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, इंसुलिन इसमें टाइप 2 में क्या है, इंसुलिन तो है बट वो फंक्शनल नहीं है। टाइप 1 में क्या था, इंसुलिन ही नहीं था, क्योंकि बीटा सेल को डैमेज कर दिया था हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ने। और टाइप 2 में है तो उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। Insulin resistance is the failure of target tissue to respond normally to insulin. Insulin resistance is the failure of target tissue to respond normally to insulin. इसमें क्या होगा, जो इंसुलिन है वो टारगेट टिश्यू पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा नॉर्मली, वो जो काम करता था वो काम नहीं हो पाएगा। फेलियर ऑफ टारगेट टिश्यू टू रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू इंसुलिन, जो इंसुलिन है और जो या फिर जो टारगेट टिश्यू है वे आपस में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे क्या है, द लीवर, स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू आर द मेजर टिश्यू वेयर इंसुलिन रेजिस्टेंस मैनिफेस्ट इन एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस। ये जो तीनों हैं, लीवर है, स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू है, यहाँ पे मेजर इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहीं पे तो ज़्यादा ग्लूकोज स्टोर होती थी, है ना। लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, स्केलेटल मसल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, एडिपोज टिश्यू में फैटी एसिड की फॉर्म में स्टोर होती थी ना, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती थी हमारी, तो वहाँ पे इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा है, तो ज़्यादातर यहाँ पे होती है। तो इसमें वही बताया कि मेजर इंसुलिन रेजिस्टेंस यहाँ पे होगी, यहाँ पे इंसुलिन काम नहीं करेगा ज़्यादातर। फिर क्लिनिकल फीचर में क्या बताया है, क्लासिकल ट्रायड है, पोलीयूरिया, पोलीडीजिया, पोलीफेजिया। पोलीयूरिया में क्या होगा, यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगा, पोलीडीजिया में थर्स्ट इंक्रीज हो जाएगी, और पोलीफेजिया में हंगर इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, वेट लॉस होगा, फटीग हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन, इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाएंगे हम। ये इसके क्लिनिक फीचर है। अब इंसुलिन डेफिशिएंसी में क्या होगा, इंसुलिन डेफिशिएंसी में सेलुलर अपटेक जो था ना ग्लूकोज का वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया होगा, यानी ब्लड में से जो ग्लूकोज है वो सेल्स के पास नहीं जा रहा है, वो ब्लड में ही पड़ा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया। अब ये आगे क्या है, ग्लाइकोज यूरिया है, जिससे हमें क्या हो जाएगा, पोलीयूरिया। ग्लाइकोज यूरिया यानी यूरिया जो हम यूरिनेशन होगा उसमें ग्लूकोज हमारा सिक्रेट हो जाएगा। फिर पोलीयूरिया हो जाएगा, वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन हो रहा है। फिर आगे क्या है, डिक्रीज होगा इंट्रासेलुलर वाटर, फिर स्टिमुलेशन हो जाएगा ऑस्मो रिसेप्टर का, जिससे थर्स्ट इंक्रीज हो जाएगी। ये हो गया हमारा पोलीडीजिया। ओके, पोलीयूरिया में क्या हो रहा था, यूरिनेशन इंक्रीज हो रहा था, पोलीडीजिया में क्या हो जाएगा, थर्स्ट इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी है, अगर हम यूरिन ज़्यादा पास आउट करेंगे अब तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम है, इनकी जो वॉल्यूम ऑस्मोलैरिटी है वो कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी, जिससे वाटर का लेवल जो इंट्रासेलुलरली वो डिक्रीज हो जाएगा, और ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे थर्स्ट लगेगी। अब लिपोलाइसिस में क्या बताया है कि इंक्रीज होगी प्रोटियोलाइसिस इन मसल्स,
जिससे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस यानी वेट लॉस होने लग जाएगा। यानी जो हमारी प्रोटीन थी ना, प्रोटीन ही ख़त्म होने लगी। प्रोटीन से ही तो हमारा शरीर बना है, अमीनो एसिड प्रोटीन से। अगर प्रोटीन का ही यहाँ पे लाइसिस होने लग गया यानी टूटने लग गया प्रोटीन, वेट लॉस हो जाएगा, जिससे एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगी, भूख ज़्यादा लगेगी, जिससे हमें क्या हो जाएगा, पॉलीफेजिया। आगे हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। इसमें क्या है कि एक्यूट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। सेकंड क्या है, हाइपोओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक कोमा HHS। लेट सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन, ये जो है ये हम आगे पढ़ेंगे, जो भी जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है आगे आगे हम पढ़ेंगे। सेकंड क्या है, लेट सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन। पहला क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होगा, रिजल्ट इन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड स्ट्रोक। फिर आ गया डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें ये बताया गया है कि अगर हमें डायबिटीज़ हो गई ना तो हमें कैसे कैसे इफ़ेक्ट करेगी। ओके, नेफ्रोपैथी किडनी पे अटैक करेगी, न्यूरोपैथी ब्रेन में, रेटिनोपैथी आइज़ में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है। जिसमें क्या होता है कि इंसुलिन डेफिशिएंसी स्टिमुलेट करता है लिपोप्रोटीन लाइपेज को, जिससे ब्रेक डाउन हो जाएगा एडिपोज स्टोर का। जो एडिपोज स्टोर था हमारा, उससे इंक्रीज हो जाएगा लेवल ऑफ फ्री फैटी एसिड इन लीवर। फ्री फैटी एसिड जो है वो उसका एस्टेरिफिकेशन होके वो क्या बन जाएगा, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम याद कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारी कीटोन बॉडीज बन जाती हैं कोएंजाइम AC की ऑक्सीडेशन होके, जिससे आगे बनाएगा कीटोनेमिया और कीटोन यूरिया। ओके, ये हमारा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस था, यानी कीटोन बॉडीज जो है हमारे यूरिया में यहाँ पे बन रही हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम डायबिटीज़ का, इसमें ये बताया गया है। जैसे पहले हम यूरिन टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, अदर भी बहुत सारे टेस्ट हैं। ग्लूकोज का हम करते हैं बेंडिक्स रिएजेंट, ये हम उसमें फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। कीटोन के लिए भी एक R टेस्ट होता है। आगे रैंडम वैल्यू क्या होता है कि 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। फास्टिंग में क्या है कि बिलो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, नॉर्मल फास्टिंग वैल्यू है। इम्पेयर्ड फास्टिंग वॉल्यूम 100 से 125। डायबिटीज़ में लाइटिस 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसमें ये बताया गया है कि हमारी जो नॉर्मल होती है ना वो 100 तक होती है शुगर का लेवल। अगर वो इंक्रीज हो गया तो हाइपरग्लाइसेमिक है। अगर 2 घंटे बाद हम आफ्टर 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज लोड, यानी हमने इतनी सारी चीनी खा ली, उसके बाद 2 घंटे बाद हम देख रहे हैं तो उसमें हमारी वैल्यू आई है 140, लेस देन 140, तो नॉर्मल पोस्ट प्रंडायल वैल्यू है। 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर हमारी आ रही है तो डायबिटीज़ मेलाइटिस है। इसमें याद रखने की यही बात है कि जो 100 से ऊपर हो गया तो हाइपरग्लाइसेमिक हो जाएगा, 100 से नीचे है तो वो नॉर्मल लेवल है। Thank you for watching my video. Like, share and subscribe. Thank you.